In the previous lecture of this unit, we have discussed about the stability problems of emulsions. Now I am going to discuss about preservation of emulsions. जब भी emulsions prepare करते हैं, pharmaceutical emulsions formulate करते हैं, तो उसमें माइक्रो ऑर्गेनिज्म के ग्रोथ होने के चांसेस होते हैं और ऑक्सीडेशन के चांसेस होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ एक्वस एज वेल एज ऑयली फेजेस. तो इमल्शन को, जो फार्मास्यूटिकल इमल्शन है, उसको किन दो चीजों से प्रिजर्व करने की जरूरत है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड ऑक्सीडेशन. सो फर्स्ट इज प्रिजर्वेशन फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म. Microbial contamination can result in problems such as separation of the phases, discoloration, gas and odor formation, hydrolysis, pH change and changes in rheological properties. अगर माइक्रोबियल कंटामिनेशन हो रहा है फार्मास्यूटिकल इमल्शंस में, तो उससे ये सारे चेंजेस आ सकते, सारे प्रॉब्लम्स अराइज हो सकते हैं इमल्शन के केस में. So as a result, it is essential that emulsions be formulated to resist microbial attack by including an adequate concentration of preservative in the formulation. So to stabilize the emulsions, to protect emulsion from microbial contamination, it is necessary to add preservatives in an adequate concentration, in an sufficient optimum concentration in the emulsion. तो माइक्रोबियल अटैक को प्रिवेंट करने के लिए, फॉर्मुलेशन को माइक्रोबियल अटैक से रेजिस्ट करने के लिए प्रिजर्वेटिव ऐड करना जरूरी है. नाउ द एफिकेसी ऑफ ए पर्टिकुलर प्रिजर्वेटिव इज इन्फ्लुएंस्ड बाय पार्टीशनिंग, आयोनाइजेशन, बाइंडिंग, इमल्शन टाइप, न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट, डिग्री ऑफ एरेशन एज वेल एज टाइप ऑफ कंटेनर यूज्ड. जो भी प्रिजर्वेटिव ऐड किया गया है फॉर्मुलेशन में, फार्मास्यूटिकल इमल्शन में जो भी प्रिजर्वेटिव ऐड करते हैं, उसकी एफिकेसी डिफरेंट फैक्टर्स पे डिपेंड करती है. फर्स्ट फैक्टर इज पार्टीशनिंग. पार्टीशनिंग ऑफ द प्रिजर्वेटिव विल अकर between the oil and water phases. In the main, bacteria grow in the aqueous phase of emulsified systems, with the result that a preservative that is partitioned strongly in favor of the oil phase may be virtually useless at normal concentration levels because of the low concentration remaining in the aqueous phase. Here मतलब कि वो preservative, partitioning of the preservative will occur between the oil and water phases. जो भी preservative है, अगर preservative की partitioning oil और aqueous phase में हो रही है, जनरली जो बैक्टीरिया है वो aqueous phase में grow करता है, और अगर जो प्रिजर्वेटिव हमने ऐड किया है, अगर वो ऑयली फेज में ज्यादा पार्टीशन हो रहा है, ऑयली फेज में ज्यादा जा रहा है, एक्वस फेज में उसकी बहुत कम अमाउंट प्रेजेंट है, तो उस केस में क्या होगा? वो प्रिजर्वेटिव इफेक्टिव नहीं होगा बैक्टीरिया को किल करने के लिए. क्लियर? तो ऐसा प्रिजर्वेटिव सिलेक्ट करना है हमें फॉर्मुलेशन के लिए जिसकी अमाउंट एक्वस फेज में ज्यादा पार्टीशन हो और ऑयल फेज में कम पार्टीशन हो. क्लियर? Now the ionization of preservative. Preservative must be in an unionized state to penetrate the bacterial membrane. बैक्टीरियल मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट करने के लिए जो प्रिजर्वेटिव यूज किया गया है फार्मास्यूटिकल इमल्शन में, वो प्रिजर्वेटिव अनआयोनाइज्ड स्टेट में होना चाहिए. अगर आयोनाइज्ड फॉर्म में होगा तो बैक्टीरियल मेम्ब्रेन को पेनिट्रेट नहीं कर पाएगा. नेक्स्ट फैक्टर इज बाइंडिंग. प्रिजर्वेटिव मॉलिक्यूल्स मस्ट नॉट बी बाउंड to other components of the emulsion. The specificity is must. जो भी preservative ऐड किया गया है वो emulsion के किसी और component से bound ना हो. अगर वो किसी और component से, किसी और ingredient से bound होता है, उस केस में less preservative will be available to kill the microbe. Clear? Next is emulsion type. किस type का emulsion है, ये भी preservative की efficacy को affect करता है. न्यूट्रिटिव वैल्यू ऑफ द प्रोडक्ट. अगर फॉर्मुलेशन में बैक्टीरियल ग्रोथ के लिए, माइक्रोबियल ग्रोथ के लिए न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल हैं, न्यूट्रिटिव वैल्यू अवेलेबल है, उस केस में बैक्टीरियल ग्रोथ के चांसेस ज्यादा होंगे और जो प्रिजर्वेटिव है उसकी एफिकेसी कम हो जाएगी. नेक्स्ट, डिग्री ऑफ एयरेशन. डिग्री ऑफ एयरेशन ज्यादा होगा, डिग्री ऑफ एयरेशन की वजह से प्रिजर्वेटिव की एफिकेसी अफेक्ट होगी. नेक्स्ट, टाइप ऑफ कंटेनर यूज्ड. Now the examples of preservatives are methyl parabene, propyl parabene, benzoic acid, quaternary ammonium compounds and
sodium benzoate, which we use frequently in pharmaceutical formulations to preserve the formulation from microbial contamination. Now, the next, preservation from oxidation. Many vegetable and mineral oils and animal fats present in emulsified system are susceptible to oxidative changes. Emulsions में ऑयल्स भी प्रेजेंट है, डिफरेंट वेजिटेबल मिनरल ऑयल्स होते हैं, फैट्स प्रेजेंट होते हैं इमल्सिफाइड सिस्टम में. तो जो भी ऑयली फेजेस होती हैं, जो लिपोफिलिक फेजेस होती हैं, वो ऑक्सीडेटिव चेंजेस के लिए बहुत ज्यादा ससेप्टेबल होती है. Changes due to atmospheric oxygen can be effectively prevented by the use of suitable oxidants. ये जो ऑक्सीडेटिव चेंजेस हो रहे हैं एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की वजह से, जो फॉर्मुलेशन में चेंजेस होते हैं, उसको सुटेबल एंटीऑक्सीडेंट ऐड करके प्रिवेंट किया जा सकता है. एंटीऑक्सीडेंट्स आर द एजेंट्स हैविंग ए हाई एफिनिटी फॉर ऑक्सीजन एंड compete for it with labile substances in the formulation. एंटीऑक्सीडेंट्स वो सब्सटेंस होते हैं जिनकी एफिनिटी ऑक्सीजन से बाइंड करने के लिए बहुत ज्यादा होती है. इसीलिए जब जो ऑक्सीजन, जो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन फॉर्मुलेशन को ऑक्सीजनेट कर रही है, ऑक्सीडाइज कर रही है, एंटीऑक्सीडेंट क्या करेगा, उस ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से बाइंड कर जाएगा, जिसकी वजह से फॉर्मुलेशन का जो ऑयली फेज है वो ऑक्सीडाइज नहीं हो पाएगा. नाउ द एग्जांपल्स ऑफ एंटीऑक्सीडेंट्स आर एल्काइल गैलेट्स, ब्यूटाइलेटेड हाइड्रोक्सीएनिजोल, butylated hydroxytoluene and tocopherols. These are the antioxidants which we frequently and generally use in the formulations. Clear? So these are the two methods of preservation of emulsion. First one was preservation from microorganism, microbial contamination, and second one was preservation from oxidation. Now come to the next topic, that is rheological properties of emulsions. Rheology means the study of flow of fluids. So emulsion is a type of fluid. तो यहाँ पे हमें क्या करना है, emulsions के different rheological properties study करनी है कि stable effective emulsion के लिए किस तरह की flow properties emulsion में होनी चाहिए. Emulsified products may undergo a wide variety of shear stresses during either preparation or use. At the time of preparation, formulation, use के टाइम, ट्रांसपोर्ट के टाइम emulsion में कई सारे shear stresses हो सकते हैं, अप्लाई हो सकते हैं, जिसकी वजह से shear stress अप्लाई होने की वजह से इसकी flowability में भी changes हो सकते हैं. Okay? Thus, spreadability of dermatologic and cosmetic products must be controlled to achieve a satisfactory preparation. The flow of a parenteral emulsion through a hypodermic needle, the removal of an emulsion from a bottle or a tube, and the behavior of an emulsion in the various milling operations employed in the large-scale manufacture of these products all indicate the need for current flow characteristics. कुछ phenomena हैं, जैसे अगर hypodermic needle है तो उसके थ्रू emulsion कैसे penetrate करेगा, कैसे exit out करेगा, different milling processes कैसे operate होंगी, के जो कॉस्मेटिक्स हैं उनको स्प्रेड कैसे करेंगे, स्मूथली कैसे स्प्रेड होगा, इन सब के लिए प्रॉपर रियोलॉजिकल कंडीशन होनी चाहिए, प्रॉपर फ्लोबिलिटी होनी चाहिए इमल्शन में. अगर कॉस्मेटिक प्रिपरेशन है, डर्मेटोलॉजिकल प्रिपरेशन है, तो उसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए कि वो स्मूथली स्प्रेड हो जाए स्किन पे. अगर पैरेंट्रल प्रिपरेशन है, पैरेंट्रल इमल्शन है, तो उसकी कंसिस्टेंसी ऐसी होनी चाहिए, विस्कोसिटी इतनी कम होनी चाहिए, फ्लोबिलिटी इतनी ज्यादा होनी चाहिए कि वो इजिली नीडल के थ्रू इंट्रावेस्कुलरली पेनिट्रेट कर जाए. क्लियर? अगर मिलिंग प्रोसेसेस की बात करें, फॉर्मुलेशन की बात करें, तो फॉर्मुलेशन में डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स को मिक्सअप करना होता है, डिफरेंट इक्विपमेंट्स यूज करते हैं मिक्सिंग के लिए. तो इस तरह की कंसिस्टेंसी और इंग्रेडिएंट्स की जो इजिली आपस में मिक्सअप हो जाए. क्लियर? तो इतनी सारी प्रोसेसेस इन्वॉल्व होती हैं. इन सारी प्रोसेसेस को ध्यान में रखते हुए इन सारी प्रोसेसेस को इजियर करने के लिए इमल्शंस की रियोलॉजिकल प्रॉपर्टीज स्टडी करना मस्ट है. Accordingly, it is important for the pharmacist to appreciate how formulation can influence the rheological properties of emulsions. When volume concentration of the dispersed phase is low, that is less than 0.05, the system is Newtonian. अगर इमल्शन में डिस्पर्स्ड फेज की कंसंट्रेशन बहुत कम है,
कम मतलब कि 0.05% से भी कम है, उस केस में सिस्टम कैसा होगा, न्यूटोनियन सिस्टम होगा। न्यूटोनियन सिस्टम मतलब कि कितना भी शेयरिंग स्ट्रेस अप्लाई हो लेकिन विस्कोसिटी में कोई चेंज नहीं होगा, विस्कोसिटी कांस्टेंट रहेगी। क्लियर? मोस्ट इमल्शंस एक्सेप्ट डाइल्यूट वंस एग्जिबिट नॉन न्यूटोनियन फ्लो। जितने भी मोस्ट ऑफ द इमल्शंस होते हैं वो नॉन न्यूटोनियन फ्लो एग्जिबिट करते हैं, मतलब कंसंट्रेटेड इमल्शंस होते हैं, उनके केस में शेयर स्ट्रेस अप्लाई करने पे विस्कोसिटी में चेंजेस होते हैं। As the volume concentration is increased, the system becomes more resistant to flow and exhibits pseudoplastic flow characteristics. जैसे जैसे dispersed phase की concentration बढ़ती है, volume concentration change होता है, वैसे वैसे जो फॉर्मुलेशन है वो फ्लो को रेजिस्ट करता है। जितनी ज्यादा कंसंट्रेशन बढ़ेगी डिस्पर्स्ड फेज की, कंसिस्टेंसी बढ़ेगी और फ्लो कम हो जाएगा। ठीक है, तो इस टाइम पे फॉर्मुलेशन क्या करेगा, स्यूडोप्लास्टिक बिहेवियर शो करेगा। नेक्स्ट इज एट सफिशिएंटली हाई कंसंट्रेशंस प्लास्टिक फ्लो अकर्स। अगर सफिशिएंटली हाई कंसंट्रेशन है तो उस कंसंट्रेशन पे प्लास्टिक फ्लो होगा। क्या न्यूटोनियन सिस्टम है, रियोलॉजी वाले पार्ट में आप न्यूटोनियन, नॉन न्यूटोनियन, डिफरेंट टाइप्स ऑफ नॉन न्यूटोनियन फ्लूइड्स पढ़ चुके हो। क्लियर? तो यहाँ पे आप समझ सकते हो कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्यूडोप्लास्टिक, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्लास्टिक फ्लो, what is the meaning of Newtonian flow. Here, when the volume concentration approaches 0.74, inversion may occur with a marked change in viscosity. Stability problems में मैंने आपको बताया था कि वहां पे एक स्टेबिलिटी प्रॉब्लम आ रही थी इमर्शन में, फेज इन्वर्जन, मतलब कि डिस्पर्स्ड फेज का वॉल्यूम अगर डिस्पर्जन मीडियम से बहुत ज्यादा हो जाता है, एप्रोप्रिएट रेशियो से, ऑप्टिमम रेशियो से ज्यादा हो जाता है, तो फेजेस आपस में रिवर्स हो जाते हैं, कि फेज इन्वर्जन का फिनोमेना अकर होता है। क्लियर? तो अगर ये फेज कंसंट्रेशन, फेज वॉल्यूम कंसंट्रेशन 0.74 फ्रैक्शन से ज्यादा हो जाएगा, इस केस में क्या होगा, विस्कोसिटी चेंज हो जाएगी। क्यों चेंज हो जाएगी? क्योंकि फेजेस भी आपस में चेंज हो गए। क्लियर? So these are the some phenomena due to which we have to study about the rheological properties of emulsion. Next, come to the emulsion formulation by HLB method. HLB मेथड के थ्रू हम इमल्शन फॉर्मुलेशन कैसे करेंगे, HLB वैल्यू को क्यों ध्यान में रखना जरूरी है जब इमल्शन फॉर्मुलेट करते हैं। A useful method has been devised for calculating the relative quantities of the emulsions necessary to produce the most physically stable emulsion for a particular oil and water combination. अब इमल्शन बनाने के लिए इमल्सिफाइंग एजेंट जरूरी होता है। क्यों जरूरी होता है? क्योंकि इमल्शन में ऑयल और एक्वस फेज दोनों है, तो दोनों को स्टेबलाइज रखने के लिए, एक होमोजेनस इमल्शन बनाने के लिए इमल्जेंट की नीड होती है, इमल्सिफायर की नीड होती है। उस इमल्जेंट की कितनी क्वांटिटी हमें चाहिए है इमल्शन को फॉर्म करने के लिए, एक स्टेबल इमल्शन बनाने के लिए। ऐसा तो नहीं है कि रैंडमली कितनी भी क्वांटिटी ऐड कर देंगे या कितनी भी HLB वैल्यू का इमल्सिफायर ऐड कर देंगे। किस HLB वैल्यू का और कितनी क्वांटिटी में इमल्जेंट ऐड करना है इमल्शन में, ये पता होना जरूरी है, और इसको कैलकुलेट करने के लिए HLB मेथड यूज करते हैं। दिस इज कॉल्ड द हाइड्रोफिलिक लाइपोफिलिक बैलेंस मेथड। ऑल्दो ओरिजिनली अप्लाइड टू नॉन आयनिक सरफेस एक्टिव एजेंट्स, its use has been extended to ionic emulsion. जनरली नॉन आयनिक सर्फेक्टेंट्स के लिए यूज करते हैं HLB मेथड फॉर्मुलेशन बनाने के लिए, लेकिन कुछ केसेस में आयनिक इमल्जेंट्स के लिए भी ये मेथड यूज कर सकते हैं। Each surfactant is allocated an HLB number representing the relative proportions of the lipophilic and hydrophilic parts of the molecule. अब surfactants में ये पढ़ चुके हो, surfactants are surface active agents, मतलब जिसमें लिपोफिलिक जो सरफेस एक्टिविटी शो करते हैं, जिसमें लिपोफिलिक और हाइड्रोफिलिक दोनों पार्ट्स होते हैं सेम मॉलिक्यूल में। जब दोनों पार्ट्स हैं तो हो सकता है कि किसी मॉलिक्यूल में हाइड्रोफिलिक पोर्शन ज्यादा हो, मतलब वो हाइड्रोफिलिक ज्यादा हो, किसी में हाइड्रोफिलिक पार्ट लाइपोफिलिक पार्ट ज्यादा हो, वो लाइपोफिलिक ज्यादा हो। क्लियर? तो HLB नंबर क्या है? HLB नंबर के थ्रू सर्फेक्टेंट की हाइड्रोफिलिसिटी या लिपोफिलिसिटी प्रॉपर्टी को रिप्रेजेंट किया जाता है। Each type of oil used will require an emulgent of a particular HLB number in order to ensure a stable product. कोई भी जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं उसमें उस प्रोडक्ट को स्टेबलाइज करने के लिए एक
रिक्वायर्ड HLB, पर्टिकुलर HLB वैल्यू का इमल्जेंट रिक्वायर होता है। ऐसा नहीं है कि किसी भी HLB वैल्यू का इमल्जेंट ऐड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल, अगर ऑयल एंड वाटर टाइप का इमल्शन बनाना है तो किस तरह का इमल्जेंट लेना होगा? वो इमल्जेंट जिसकी हाइड्रोफिलिसिटी ज्यादा हो, हाइड्रोफिलिक नेचर ज्यादा हो। क्यों? क्योंकि हम पहले रूल ऑफ थंब पढ़ चुके हैं कि जब कोई इमल्शन बनाते हैं तो इमल्शन का टाइप कौन डिसाइड करता है? टाइप ऑफ इमल्जेंट। अगर जो इमल्जेंट है वो कंटिन्यूअस फेज में डिसॉल्व होता है, और इमल्जेंट जिस फेज में डिसॉल्व होगा वही फेज कंटिन्यूअस फेज होगी। मींस अगर ऑयल एंड वाटर टाइप का इमल्शन है तो हाइड्रोफिलिक इमल्सिफायर लेंगे, अगर वाटर एंड ऑयल टाइप का इमल्शन बनाना है तो ऑयल सॉल्युबल इमल्सिफायर लेंगे। क्लियर? तो जो लिपोफिलिसिटी या हाइड्रोफिलिसिटी को ध्यान में रखना जरूरी है, और वो प्रोपोर्शन किससे पता चलता है हाइड्रोफिलिसिटी लाइपोफिलिसिटी का? HLB नंबर से। क्लियर? नाउ द कैलकुलेशन ऑफ द रिक्वायर्ड HLB फॉर ए मिक्सचर ऑफ ऑयल्स, फैट्स और वैक्सेस। अब पे क्या करना है? जो भी ऑयल, यहाँ पे एक एग्जांपल दिया गया है कि एक वर्किंग एग्जांपल दिया है ऑयल एंड वाटर टाइप ऑफ इमल्शन का, जिसमें लिक्विड पैराफिन, वूल फैट, सीटाइल अल्कोहल, इमल्सिफायर सिस्टम और वाटर लिया गया है। लिक्विड पैराफिन, वूल फैट, सीटाइल अल्कोहल, ये तीनों ही ऑयल फेजेस हैं, वाटर एक्वस फेज है, और इमल्सिफायर सिस्टम लिया है इसको स्टेबलाइज करने के लिए। अब इसके केस में हमें क्या करना है? इनकी अमाउंट कैलकुलेट करनी है, कि HLB वैल्यू कैलकुलेट करनी है कि कितनी HLB वैल्यू के हम इमल्सिफायर्स यहाँ पे यूज करेंगे। टोटल रिक्वायर्ड इमल्सिफायर, रिक्वायर्ड HLB वैल्यू कितनी होगी इस इमल्शन को स्टेबलाइज करने के लिए। ठीक? तो स्टेप्स क्या है? मल्टीप्लाई द रिक्वायर्ड HLB ऑफ ईच इंग्रेडिएंट बाय इट्स फ्रैक्शन फ्रॉम द टोटल ऑयली फेज। जो टोटल ऑयली फेजेस हैं इनकी हेल्प से हर एक इंग्रेडिएंट का फ्रैक्शन कैलकुलेट करना है। हर एक इंग्रेडिएंट का कितना फ्रैक्शन इसमें प्रेजेंट है। मींस अगर हम यहाँ पे 100% बना रहे हैं, मान लीजिए 100 ग्राम इमल्शन बना रहे हैं, 100 ml बना रहे हैं, तो टोटल 100 ml के लिए लिक्विड पैराफिन का कितना फ्रैक्शन होगा, वूल फैट का कितना फ्रैक्शन होगा, सीटाइल अल्कोहल का कितना होगा, इमल्सिफायर सिस्टम का कितना फ्रैक्शन होगा। तो यहाँ पे जो रिक्वायर्ड HLB वैल्यू है उस रिक्वायर्ड HLB वैल्यू को हर फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करेंगे। हर फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई करने के बाद में क्या करना है? एट द ऑब्टेन्ड वैल्यूज टू गेट द टोटल रिक्वायर्ड HLB फॉर द होल ऑयली फेज। जो भी ऑब्टेन्ड वैल्यू है, हर फ्रैक्शन की जो ऑब्टेन्ड वैल्यू है उन वैल्यूज को सम कर देंगे, ऐड कर देंगे टू फाइंड आउट द टोटल रिक्वायर्ड HLB फॉर द होल ऑयली फेज। टोटल ऑयली फेज के लिए जो रिक्वायर्ड HLB वैल्यू है वो फाइंड आउट करने के लिए इसका सम अप कर देंगे। एग्जांपल से इसको समझते हैं। ये ऑयल एंड वाटर टाइप का इमल्शन दिया गया है। यहाँ पे फर्स्ट स्टेप में क्या किया? द टोटल परसेंटेज ऑफ ऑयल फेज इज 37 एंड द प्रोपोर्शन ऑफ ईच इज, यहाँ पे ऑयल फेज कौन कौन सी थी? लिक्विड था, वूल फैट था, सीटाइल अल्कोहल था। ये तीनों ऑयली फेज है। इमल्सिफायर सिस्टम इज डिफरेंट और वाटर इज एक्वस फेज। तो टोटल प्रोपोर्शन कितना हो गया इसका? ऑयली फेज का टोटल प्रोपोर्शन कितना हो गया? 35 + 1 + 1। टोटल ऑयली फेज का प्रोपोर्शन कितना हो गया? 37 हो गया। अब इनका इंडिविजुअल प्रोपोर्शन कितना होगा? लिक्विड पैराफिन इज 35 आउट ऑफ 37। ठीक है, परसेंटेज निकालना है तो मल्टीप्लाइड बाय 100। तो लिक्विड पैराफिन का परसेंटेज कितना हो गया टोटल ऑयली फेज में? 94.6%। वूल फैट का प्रोपोर्शन कितना हो गया? 1 डिवाइडेड बाय 37 इंटू 100 इज इक्वल टू 2.7%। सीटाइल अल्कोहल का प्रोपोर्शन कितना होगा? सीटाइल अल्कोहल यहाँ पे टोटल का है 1%, तो ऑयली फेज का कितना होगा? 1 डिवाइडेड बाय 37 इंटू 100 मींस 2.7%। तो हमें ये इंडिविजुअली जितने भी ऑयली फेजेस थे इन सारे ऑयली फेजेस का प्रोपोर्शन मिल गया। अब नेक्स्ट सेकंड स्टेप क्या है? द टोटल रिक्वायर्ड HLB नंबर इज ऑब्टेन्ड एज फॉलोज। इस प्रोपोर्शन से टोटल HLB नंबर कैसे मिलेगा हमें? लिक्विड पैराफिन के लिए HLB वैल्यू है 12। ठीक है, HLB वैल्यू इसकी 12 है। तो हमें क्या करना है? यहाँ पे जो सबसे इसका जो प्रोपोर्शन था, ये प्रोपोर्शन किस में है? 100 में है। तो 94.6 बाय 100 मल्टीप्लाई बाय इट्स HLB वैल्यू। इसकी HLB वैल्यू 12 है, तो इसकी रिक्वायर्ड HLB वैल्यू क्या आ गई? 11.4 आ गया। वूल फैट के लिए HLB वैल्यू कितना आ गया?
इसका प्रोपोर्शन कितना था 2.7 डिवाइडेड बाय 100 इनटू इट्स HLB वैल्यू दैट इज 10 इज इक्वल टू 0.3। तो ये वूल फैट के लिए रिक्वायर्ड HLB वैल्यू आ गई कि वूल फैट अगर प्रेजेंट है ऑयल एंड वाटर टाइप इमल्शन में तो उसके लिए कितनी HLB वैल्यू का इमल्सिफायर चाहिए है। ठीक है, ये हर एक इंडिविजुअल ऑयली फेज के लिए रिक्वायर्ड HLB वैल्यू कैलकुलेट कर रहे हैं हम। नाउ सिटाइल अल्कोहल के लिए, सिटाइल अल्कोहल का प्रोपोर्शन कितना था 2.7, तो 2.7 डिवाइडेड बाय 100 इनटू इट्स HLB वैल्यू, HLB वैल्यू ऑफ सिटाइल अल्कोहल इज 15, तो इसका रिक्वायर्ड HLB वैल्यू कितना आ गया 0.4। अब टोटल रिक्वायर्ड HLB वैल्यू क्या होगी, टोटल रिक्वायर्ड HLB वैल्यू के लिए इन तीनों का समेशन कर देंगे, इनको ऐड कर देंगे तो इसका टोटल आ जाएगा 12.1। मतलब दिस पर्टिकुलर फॉर्मुलेशन रिक्वायर्स एन इमल्जेंट blend of HLB 12.1 in order to produce the most stable emulsion। अगर इस इमल्शन को स्टेबल बनाना है, स्टेबल इमल्शन फॉर्मुलेट करने के लिए, प्रोड्यूस करने के लिए क्या जरूरी है, ऐसा इमल्सिफायर लेंगे। यहाँ पे देखिए इमल्सिफायर का कोई एग्जांपल नहीं दिया गया है, सिर्फ इमल्सिफायर सिस्टम लिया है। ठीक है, मतलब ऐसा इमल्सिफायर लेना है, ऐसा इमल्सिफायर ब्लेंड लेना है, चाहे एक इमल्सिफायर हो चाहे कई सारे इमल्सिफायर्स लें, ठीक है, लेकिन वो टोटल HLB वैल्यू कितनी होनी चाहिए उस मिक्सचर की 12.1। 12.1 HLB वैल्यू का जब हम इमल्सिफायर लेंगे, इमल्जेंट ऐड करेंगे इमल्शन में, तब इमल्शन स्टेबल होगा। क्लियर? यहाँ पे नीचे पे कैलकुलेशन ऑफ रेशियो ऑफ इमल्सिफायर दिया गया है। जो स्टेप्स अभी हमने फॉलो किए हैं ऊपर वर्किंग एग्जांपल से, वही स्टेप्स दिए गए हैं। One of the most important aspects of the HLB system is that HLB values are additive if the amount of each in a blend is taken into account। अगर एक ब्लेंड लिया गया, एक मिक्सचर लिया गया है डिफरेंट इमल्सिफायर्स का, तो वहां पे हर एक इमल्सिफायर की जो HLB वैल्यू होगी वो एडिटिव वैल्यू होगी, मतलब सबका समेशन लेंगे यहाँ पे। Thus blends of high and low HLB surfactants can be used to obtain the required HLB of oils। जो भी ऑयल्स ऐड किए हैं उनके लिए जो रिक्वायर्ड HLB वैल्यू चाहिए, उसके लिए क्या करेंगे, हाई और लो HLB वैल्यू वाले सर्फेक्टेंट्स की HLB वैल्यू को कैलकुलेट ऐड करेंगे। द HLB ऑफ द मिक्सचर ऑफ सर्फेक्टेंट्स कंसिस्टिंग ऑफ फ्रैक्शन x ऑफ A and 1 minus x of B is assumed to be the algebraic mean of the two HLB numbers। अगर हमने A और B दो इमल्सिफायर ऐड किए हैं तो दोनों को ऐड करने पे इन दोनों की अलग अलग HLB वैल्यू तो होगी, कुछ पर्टिकुलर HLB वैल्यू होगी। ठीक है, मिक्सचर की HLB वैल्यू हमें कैसे पता चलेगी, यहाँ पे इसका मान लीजिए A का x फ्रैक्शन यूज किया है तो इसके फ्रैक्शन से मल्टीप्लाई कर देंगे, प्लस अब B का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, मान लीजिए टोटल 1 है, 1 में से A का फ्रैक्शन x हो गया तो B का फ्रैक्शन कितना हो जाएगा 1 माइनस x। तो दोनों के फ्रैक्शन से HLB वैल्यू को मल्टीप्लाई करके दोनों को ऐड कर दिया। नाउ रीअरेंजमेंट ऑफ द अबव इक्वेशन इन परसेंट फॉर्म विल बी, अगर इसको रीअरेंज कर देंगे तो मिल जाएगा A इज इक्वल टू 100 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस HLB वैल्यू ऑफ B डिवाइडेड बाय HLB वैल्यू ऑफ A माइनस HLB वैल्यू ऑफ B, B इज इक्वल टू 100 माइनस A। यहाँ पे दोनों की वैल्यूज हमें मिल जाएंगे, A और B की कितनी अमाउंट चाहिए वो अमाउंट यहाँ से हम कैलकुलेट कर लेंगे इस फॉर्मूले की हेल्प से, where x is the required HLB of the surfactant mixture। क्या टोटल जो सर्फेक्टेंट मिक्सचर है उसमें कितनी रिक्वायर्ड HLB वैल्यू चाहिए, x उसका अमाउंट। ठीक है, तो इस तरीके से इन स्टेप्स को फॉलो करके एक स्टेबल इमल्शन बनाने के लिए किस HLB वैल्यू का हमें इमल्सिफायर सिस्टम चाहिए, मिक्सचर चाहिए, वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। दैट्स इट अबाउट दिस लेक्चर। थैंक यू।